अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूं आपके साथ ईमन चौधरी। नाज़रीन, पाकिस्तान तारीख के अहम मोड़ पर पहुंच चुका है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गए हैं। आज GHQ रावलपिंडी में फील्ड मार्शल के एजाज में पुरवकार तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें CTA फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और पाक फौज के मुसल्लह दस्तों ने सलामी भी पेश की। इस तारीखी मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तीनों मुसल्लह अफवाज से खिताब किया और उन्होंने दो टोक और वाज़ेह पैगाम दिया कि नया डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर पाकिस्तान के दिफा में एक फैसला कुन और तारीखी तब्दीली है। एक ऐसा कदम है जो आने वाले दौर के मल्टी डोमेन जंगी तकाज़ों को मज़ीद मजबूत और मुअस्सर बनाएगा। फील्ड मार्शल ने यह भी वाज़ेह किया कि तीनों अफवाज अपनी इनफरादी महारत और ऑपरेशनल तैयारी बरकरार रखें, लेकिन आला कमांड अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, मुत्तहिद और हम आहंग होगी। उन्होंने दुश्मन को भी दो टोक पैगाम दिया और उनकी जानिब से कहा गया कि भारत किसी खुद फरेबी में न रहे, अगली बार जवाब इससे भी ज्यादा बर्क रफ्तार शदीद होगा। CDA फील्ड मार्शल ने तालिबान रजीम को भी वाज़ेह पैगाम दिया है कि अब पाकिस्तान या फिर खवारिज में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और किसी को पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और असम को आसमाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इलाकाई सालमियत आंच नहीं आने देंगे। इसी से मुतालिक हमारे प्रोग्राम का पहला और बड़ा सवाल यह है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गए हैं। इस तैनाती से दिफाई हिकमत अमली में क्या और कितनी तब्दीली आएगी? इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपके साथ तारुफ कराती जाऊं, सीनियर तजियाकार अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और खालिद कयूम साहब। आमिर साहब, क्या कहते हैं? CDF की तैनाती भारत और तालिबान रजीम के लिए कितना बड़ा और अहम पैगाम है ये? देखें, बिल्कुल सीधी सी बात है कि हमारे दुश्मनों के लिए तो ये बुरे ख्वाब की तरह है और पाकिस्तान के दिफा के लिए एक बहुत अच्छी और ठंडी हवा है। इस सेंस में है कि 10 मई को जो कुछ हमने अपने दुश्मन के साथ किया पूरी दुनिया ने देखा और सदर ट्रंप रोज़ाना की बुनियाद पे वो जो कहते हैं ना, पोली पोली ढोलकी बजा रहे होते हैं मोदी सरकार की, और जब जिक्र आता है वो मुंह छुपा के फिर रहे होते हैं कि ये तो फिर कहीं पब्लिक में जाएंगे और फिर पाकिस्तान के हवाले से बात कर देंगे। और जो उनकी नई डिफेंस स्ट्रेटजी आई है, खारजा स्ट्रेटजी आई है, उसमें भी पाकिस्तान को अब इंडिया के साथ यूँ नहीं रखा गया कि इंडिया पाकिस्तान को देखेगा, इंडिया और चाइना का कर दिया है। हमारे साथ वो अलग से डील करने जा रहे हैं। कभी हमें दुनिया में पूछता कोई नहीं था। अब इंडिया के जो निसाब तालीम है उसमें जो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कैसे कामयाब हुई, वो लेक्चर शुरू हो गए हैं कि एक उनके मुकाबले में छोटा मुल्क, दिफाई लिहाज से भी और माली तौर पे तो जाहिर है हम तो हैं ही कर्जों में जकड़े हुए, लेकिन हमने इस तरह से जंग जीती। तो ये जो हमारे यहाँ चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का, यानी एक कमेटी थी जो गैर रस्मी तौर पे कभी कभार बैठ जाना, उसके पास, उसके चेयरमैन के पास कोई पावर नहीं थी। तो जो ये जदीद वारफेयर हमने लड़ाई 10 मई को लड़ी, जिसमें हमारी तीनों मुसल्लह अफवाज की सिनर्जी उस किस्म की थी जैसे सेंटकॉम में मौजूद है अमेरिका में। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा तो DGISPR जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भी बताया बहुत सारे ममालिक में है, लेकिन जो एक्चुअली ये हमने क्यों बनाया कि उसके अंदर तीनों फौजें मौजूद होंगी और चौथी फोर्स की जो हमारी अभी बननी है स्ट्रेटेजिक फोर्स, जिसके जो कमांडर है वो ये रिकमेंड करेंगे प्राइम मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर उसको अप्रूव करेंगे, तो वो चौथी फोर्स बन जाएगी। ये सारी अपनी अपनी जगह पे इंडिपेंडेंट होंगी, लेकिन जब वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के साथ आएंगे तो प्लान वहां से बनेगा कि किस तरीके से हमें दुश्मन के खिलाफ लड़ना है। हमें अंदर जो हमारे प्रॉक्सीज हैं उनके खिलाफ हम मुसल्लह अफवाज को और बाकी जो हमारे दस्ते हैं, नी मुसल्लह फौजी दस्ते हैं, रेंजर्स, FC, इनको कैसे इस्तेमाल करना है और जो हमने काम करना है अंदर अमनो अमान के हवाले से, ये अब सारा वहाँ एक सेक्रेटेरिएट बन गया है। मरबूत इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वारफेयर जो सारा बताया भी, वहाँ बैठ के जो पैगाम देखे ना तालिबान को दिया, आप ये समझें कि वो तालिबान रजीम का लफ्ज़ आर्मी चीफ ने यूज़ किया है। DGISPR काफ़ी दफ़ा ये यूज़ कर चुके थे, अब ये यूज़ हुआ है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तरफ से कि आपको या TTP फितरतुल हिंदुस्तान को चुनना है
या पाकिस्तान को। ये पैगाम इनकी फील्ड मार्शल की मौजूदगी में आज से तकरीबन 2 माह कबल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बन्नू CMH में भी दिया था उनको, और उसके बाद हमने एक अटैक भी किया, फिर तुर्की बीच में आ गया, कतर आ गया और मुज़ाकरात हुए और तफसीलात बताई गई कि 2021 से हम आपके साथ एंगेज कर रहे हैं। आप एक अबूरी हुकूमत बने थे दोहा में एग्रीमेंट के तहत, जिसमें आपने तमाम इलाकों की बुनियाद पे एक वसी उल बुनियाद हुकूमत तश्कील देनी थी, ख़वातीन को तालीम में भी हिस्सा देना था और अमूर मुमलिकत में भी। सारों से ये मुकर गए और ये आगे वो सारी वार इकानमी के ऊपर वार लॉर्ड्स की तरह इंडिया के साथ ये उनकी गोद में बैठ के वहां जाके बात करने लग गए, पैसे उनसे ले रहे हैं, प्रॉक्सी जंग हमारे यहाँ शुरू कराई है। तो ये जो एक प्रॉपर पैगाम दिया है ना उन्होंने, जहां हमारा नया सेक्रेटेरिएट बना है वहां इंडिया को और अफगानिस्तान को जो पैगाम है ना, वो बड़ा क्लैरिटी के साथ दिया गया कि अगर हम आपको 4 घंटे में गिरा सकते हैं और आपको हेल्प लेनी पड़ती है अमेरिका की, तो इससे आगे अगर आप चलेंगे, जो धमकियां उन्होंने हमारी मुसल्लह अफवाज को दी हैं कल परसों इंडियंस ने, उसका जवाब बरह रास्त दिया गया कि पहले से ज्यादा तेज देंगे। मेरा ख्याल है उन्हें होश के नाखून लेने चाहिए। हमारा जो टाइम टेस्टेड दोस्त है, जिसको हम कहते हैं हिमालय से बुलंद हमारी दोस्ती है, चाइना। देखिए हम उनके JF थंडर पाकिस्तान में बना रहे हैं, J-10C हम उनके यूज कर रहे हैं, PL-15 उनके मिसाइल हमने यूज किए और इन सबको ये पता था कि शायद वो 150 किलोमीटर से ऊपर जाते ही नहीं, और हमने 200 किलोमीटर से ऊपर जाके वो मिसाइल यूज किए सिस्टम साइबर टेक्नोलॉजी से, और उसको इस अंदाज में हमने लगाया कि राफेल जैसे तैयारे जो अपनी जान में वो वहां खड़े थे जहां हमारे मिसाइल नहीं पहुंचते और हमने वहीं पे उनको मारा। तो ये चीजें चाइना की इस दोस्ती की कमाजी है जो हमें F-16 की सूरत में अमेरिका से नहीं मिली, कि हम उसमें पुर्जा भी खुद नहीं लगा सकते, और यहां हमने उनके रडार सिस्टम चेंज कर दिए, पूरा सिस्टम चेंज किया, और दुश्मन को हमने बताया कि हम अपनी टेक्नोलॉजी इंडिजिनस तैयार करदा उससे काम कर रहे हैं। चाइना ने हमारे साथ हेल्प किया, उनके हथियार थे, लेकिन उसको जो हमने मजीद मॉडर्न किया, अब ये जो नया इदारा बना है ये इंडिया के लिए एक डरावना ख्वाब है, इसीलिए मैंने स्टार्ट किया था। उनको समझ आ जाएगी कि अब हमने जो कुछ दिखाया था उससे कहीं ज्यादा तो हमारे पास माल जंग के हवाले से मौजूद था, अब उसके अंदर हम मजीद टेक्नोलॉजी लाके उनकी इंशाल्लाह तबीयत दुरुस्त कर देंगे। वो बेशक जब मर्जी चैलेंज दे लें, कबूल हमारे खुद आर्मी चीफ ने आज पब्लिकली किया कि आ जाए फिर देख लें। सही। आया साहब, CDF की तैनाती यकीनी तौर पर पहले भी पूरी दुनिया हमारी मुसल्लह अफवाज की बहादुरी, जुर्रत और उनकी पेशावराना महारत की तो मोतरफ है ही, इस चीज़ से तो कभी इनकारी है ही नहीं दुनिया। और फिर अभी गुज़श्ता कुछ महीनों पहले जो भारत का हाल हुआ, उसके बाद अफगानिस्तान में भी जो कार्रवाइयाँ उस जानिब से की गई और उसका भरपूर जवाब दिया गया। अब आप आने वाले दिनों में देखते हैं कि तालिबान रजीम के हवाले से पॉलिसी चेंज होगी इस तैनाती के बाद? नहीं, पॉलिसी तो बन चुकी ना, चेंज तो उसमें मुझे नहीं नजर आ रही। वो जो एक ओहदा हुआ करता था चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, एक तो उसको प्रोनाउंस करना बड़ा मुश्किल होता था, इतना लंबा सा नाम, और फिर सेरेमोनियल, मतलब उसका ना कोई लेना ना देना, वो बिठा देते थे बस कि ठीक है जी वो आप सरबराही कर लें इजलास की, ख़त्म, इससे ज़्यादा उनके पास इख्तियार था नहीं। और यकीनन ये हालात इस तरह के कभी भी नहीं रहे कि 2 महाज इतने गर्म रहे हों इंडिया और अफगानिस्तान वाले। मसाइल रहे हैं अफगानिस्तान से हमें मुख्तलिफ अदवार में, इंडिया के साथ तो खैर ज़ाहिर है हॉस्टिलिटी है इंडिया की तरफ से शुरू से, लेकिन अब ये दोनों महाज बिल्कुल इक्वली, इसीलिए आपने देखा कि आज फील्ड मार्शल साहब ने दोनों को मुखातिब करके पैगाम दिया है, इंडिया को भी दिया और उसके बाद तालिबान रिजीम जो है वहाँ पे अफगानिस्तान की, उनको भी पैगाम दिया और बड़ा लाउड एंड क्लियर पैगाम दिया है, उसमें कोई अभाम नहीं रखा उन्होंने। तो इसलिए, और फिर CDF देखें ना कितना आसानी से आप इसको प्रोनाउंस भी कर सकती हैं, बिल्कुल उसको, ये भी एक उसका फ़ायदा है। और प्रैक्टिकली अगर हम ज़मीनी हक़ाइक़ देखें तो एक मुद्दत से देखते हैं कि आर्मी चीफ ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है हमारे इस सिस्टम में, फौज का जो सिस्टम है। फैसले करते हुए हमें आर्मी चीफ ही नजर आए हैं, ये आज की बात नहीं है, इससे पहले भी जो आर्मी चीफ हुए हैं, नो डाउट हमारी नेवल फोर्स या हमारी एयर फोर्स वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनके ज़ाहिर है वो जो चीफ्स होते हैं उनकी राय भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए वो CDF जब आज तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि सब इंडिपेंडेंटली अपनी पेशावराना महारत को वो जारी रखेंगे, उस पर काम करते रहेंगे, लेकिन जहां कलेक्टिव चीज आएगी तो फिर जाहिर है वो एक जगह बैठ के, ये एक न्यूक्लियस होगा उसका, जहां से फिर फाइनल फैसला हुआ करेगा कि हमने क्या करना है और क्या करने जा रहे हैं हम। और
इस हवाले से भी ज़ाहिर है इंडिया ने जिस तरह से छेड़ा, और ये दूसरी दफ़ा हो गया। एक दफ़ा 2019 में वो टेस्ट किया इंडिया ने हमें, उस वक्त भी हमने उनको बताया था कि भाई बेहतर है कि हमें टेस्ट ना करो, लेकिन नहीं समझ आई मोदी साहब को। अगरचे वो ये एक हरकत करके शायद कहा जाए, वो खैर ऑपोजिशन तो वहाँ इल्ज़ाम लगा रही है कि वो बिहार के इलेक्शन में बड़ी शदीद वो उसमें वो क्या कहते हैं उसको रिगिंग हुई है, वो कह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ़ायदा उनको ये वहाँ अपने वो जो उनके डाई हार्ड वो जो शिद्दत पसंद वो उनके वोटर्स हैं, उनको शायद किसी हद तक कायल करने में कामयाब हो गए। वो अपनी वो ज़ाहिर है उन्होंने अपना मंत्रा वहाँ रखा हुआ था, और लोग अंधे बन के वो कर रहे होते हैं, फॉलो भी कर रहे होते हैं इस तरह के लीडर्स को, तो वो कुछ फ़ायदा शायद उनको हो गया हो। लेकिन ओवरऑल इंटरनेशनली और बहुत नुकसान हुआ है इंडिया को, उनका इमेज का बड़ा गर्क हो गया। पाकिस्तान को किसी खाते में नहीं रखा जाता था इंटरनेशनली कि ये तो शायद कोई मुल्क ही नहीं है। उसकी अहमियत उस एक हरकत जो नरेंद्र मोदी ने अपनी फौज से कराई, उसने हमें बड़ा बूस्ट दिया है पाकिस्तान के इमेज को। इसके लिए मैं हमेशा थैंकफुल होता हूँ नरेंद्र मोदी का कि वो अच्छे आदमी हैं। वो मैं कहा करता हूँ ना कि वो आप इस तरह ना समझें कि वो को बहुत बुरे आदमी है, कुछ अच्छाई भी होती है ना बंदे में, तो वो एक अच्छाई तो उन्होंने कर दी। F-16 की बात हो रही थी, पुर्जा तो चलें हम नहीं अपनी मर्जी से उसका चेंज कर सकते थे, उसमें तो शर्त ये थी कि इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल ही नहीं कर सकते आप। मुझे नहीं समझ आई क्यों हमने F-16 लिए, क्यों इतने महंगे, और शायद मुस्तकबिल में हमें फिर को तैयारे अमेरिका से लेने पड़े, क्योंकि ट्रंप भाईजान को नाराज़ तो नहीं किया जा सकता। और अब आपने देखा कि फीफा से उन्होंने अमन का इनाम भी ले लिया, तो बहरहाल उनकी मर्जी है। फीफा वाले ने तो मतलब वो तो काम ही उनका ये है कि चले अमेरिका में होना है वर्ल्ड कप तो खुश करने के लिए, और ट्रंप साहब पे आफरीन है कि उन्होंने ले भी लिया। यार कमाल लोग हैं। चलें अयाज साहब, वो जिस चीज़ के लिए बहुत अरसे से बात कर रहे थे एटलीस्ट उन्हें मिल ही गई। इसी तरह हम भी हमेशा अमन की बात करते हैं, फैसल साहब यकीनी तौर पर और अमन के ही ख्वाह हैं। हमारे फील्ड मार्शल ने आज वाज़े तौर पर कहा है या तो पाकिस्तान या फिर खवारिज। आने वाले दिनों में आप समझते हैं कि तालिबान रजीम इस बात को समझ पाएगी, तालिबान इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि वाकई पाकिस्तान ज़्यादा ज़रूरी है खवारिज की निस्बत? देखिए, जो आज की तकरीब थी ना, इससे आप ये समझ लें कि भारत में भी और अफगानिस्तान में भी, इसको अगर हम बहुत आसान लफ्ज़ों में बोले ना, एक आग लग गई होगी। उनके ये उनका फील्ड मार्शल का जो नया हमारे यहाँ जो एक फ़ौजी हरारकी बनी है, इस पर अगर सबसे ज़्यादा कोई अगर टेंशन में होगा, परेशानी में होगा, ज़हनी इस्तराब में होगा, तो भारत और जो है वो अफगानिस्तान होगा। इसकी बुनियादी वजह यह है कि जो कुछ हमने मई के महीने में भारत के साथ किया, और एक बहुत ही हल्की नौइयत का जो है हमने ट्रेलर जो है अफगानिस्तान को दिखाया, तो उसके बाद इन दोनों मुल्कों के जो है ना जो हुक्मरान हैं, उनकी जो है ना जहनी हालत जो है ना वो नॉर्मल नहीं रही है। क्योंकि जो कुछ पाकिस्तान का रिएक्शन था, ख़ास तौर पे भारत के साथ जो रिएक्शन था, भारत की तो आंखें जो है वो खुली की खुली रह गई, लेकिन दुनिया भी जो है ना वो हैरत का जो है ना बुत बन गई। सही कि पाकिस्तान ने अपने से एक बड़ी ताकत को जो है लम्हे भर के अंदर जो है ना उसको मफलूज कर दिया, उसको यलगमाल बना लिया। उसका कंट्रोलिंग, भारत का कंट्रोल जो था वो पाकिस्तान के पास आ गया था। वो इस हद तक पाकिस्तान के पास आ गया था कि पाकिस्तान के वजीर दिफा का कहना यह है कि हम क्योंकि जंग की शिद्दत को नहीं बढ़ाना चाहते थे, इसलिए हमने उनके ना कमी तैयारे गिराए, वरना उनका ये जो राफेल था इसका पूरा फ्लेट ही जो है ना हमने निपटा देना था। तो पाकिस्तान की पोजीशन ये हो गई थी। और ये पता है कि बज़ाहिर जो है ना ये लगता है कि जंग में पल्ला भारी हो गया, ये सिर्फ पल्ला भारी होने का मामला नहीं है, ये जंग में पाकिस्तान की मौज़ाती कामयाबी थी। एक मौज़ा था जंग के अंदर जो पाकिस्तान ने जो है ना वो कर दिखाया। उसके बाद ही तो अमेरिका की जो है ना पॉलिसी तब्दील हुई ना, उसके बाद ही तो अमेरिका ने बोला ना कि हम 70 साल से जो भारत के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट करते हुए आ रहे हैं कि जब पाकिस्तान के साथ मामला होगा तो भारत खड़ा होगा, तो हमारी तो 70 साल की इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान ने जो है वो चंद दिन में, बल्कि चंद घंटे में जो है वो धो दी है।
तो जंग की सारी हिकमत अमली का जो क्रेडिट था वो हमारे फील्ड मार्शल साहब के ऊपर था, जनरल आसिम के साथ था। तो उसके बाद इनको इस ओहदे तक पहुंचना, पाकिस्तान का जो फौजी ढांचा था उसको एकदम तब्दील कर देना और उसकी पूरी कमान जो है वो जनरल आसिम को दे देना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए। सही। उतनी ज़्यादा जो है ये हिंदुस्तान के लिए और अफगानिस्तान के लिए जो है वो बुरी खबर है, क्योंकि हिंदुस्तान की तो अकल ठिकाने आ गई है, लेकिन अभी अफगानिस्तान को जो है ना थोड़ा सा मसाइल हैं, उसको थोड़ा सा नॉर्मल करना पड़ेगा, वरना उसको शायद उसको अभी इत्मीनान नहीं हो पा रहा, और उसका इत्मीनान पाकिस्तान जो है अगर उसने अपनी हरकतें बाज नहीं आई तो वो दिला देगा। भारत की इस वक्त सूरत हाल ये है कि उसके खुद कुछ करने की जो है ना पोजीशन नहीं रही है। अब अफगानिस्तान के कंधे पर बैठ के जो है वो पाकिस्तान से जो है अपनी बदतरीन, इबरतनाक, शर्मनाक शिकस्त का जो है वो बदला लेना चाहता है। मगर भारत ये जो है वो शौक जो है वो पूरा कर ले। पाकिस्तान की जो फौजी ढांचे में जो तब्दीली हुई है, उस ढांचे की तब्दीली के बाद पाकिस्तान की जो फौजी इस्तेदाद है उसमें जो है ना वो कई गुना जो है ना इजाफा हो गया है, और इस इस्तेदाद में इजाफा नहीं हो गया बल्कि इन फौजियों के जज्बात में, उनके जो उमंगों में, तरंग में जो है वो भी जो इजाफा हो गया। तो ये अगर खुदा ना खास्ता मैं तो खुदा ना खास्ते कह के कहूँगा, अगर भारत को दोबारा कोई शौक हुआ तो ये जो हम इस वाली जंग को जो हम कहते हैं कि भारत के लिए इबरतनाक साबित हुई, तो पाकिस्तान उसको जो करेगा, भारत इस जंग को भी भूल जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। आज फैसल साहब सीडीएफ ने यही तो कहा है कि अब मजीद इससे भी ज्यादा करारा जवाब दिया जाएगा अगर भारत की जानिब से कुछ भी किया जाता है। इलियास साहब, आप क्या कहते हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमेशा हमने दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं, चाहे वो भारत हो, अफगानिस्तान में मौजूद जो भी तालिबान रजीम या फिर कलअदम टीटीपी जैसे ग्रुप्स हों, जब भी उन्होंने दहशतगर्दी की कोशिश की उनको हमेशा इस यहाँ से मज़ाहमत का सामना ही मिला है और उनको मुंह तोड़ जवाब मिले। आने वाले दिनों में आप क्या देखते हैं, क्या हो सकती हैं तब्दीलियां? देखिए, तब्दीलियां तो बिल्कुल एक जारी थी कि जो रिसेंटली जो एक चेंज हुआ है, बिल्कुल इससे बिल्कुल इंडिया और अफ़गानिस्तान वगैरह इनके लिए एक लम्हा फिक्री है कि पाकिस्तान ने जो अपने जो अभी दफाई जो तब्दीलियां की हैं, जो इसको फील्ड मार्शल ने जो अब इसमें फ़ौज में जो नई जिद्दत लेके आए हैं, स्ट्रैटेजिक डिवीज़न बना रहे हैं, बिल्कुल इसमें ये एक दूसरा है। पहले जो फोर्सेस हैं उनको यकजा करके, इकट्ठा करके, तो बिल्कुल उसकी क़यादत वो पहले भी कर रहे थे, तो अब लेकिन अब नए अंदाज से कर रहे हैं। और इसका जो जवाब दिया जो रिसेंट में अफ़गानिस्तान को, जिस तरह उन्होंने कोशिश की गई कि पाकिस्तान पर हमला करके जैसे की गई, वो अपने आप को बड़ा एक्सपर्ट समझते हैं, वो समझते हैं अमेरिका को, रशिया को उन्होंने शिकस्त दी है, तो उनको मुंह तोड़ जवाब इधर से दिया गया है। और इसके लिए बिल्कुल इंडिया ने भी अपनी कोशिश की है। इंडिया ने पहले बराह रास्त करके कोशिश की, लेकिन वहाँ से भी शिकस्त हुई, तो फिर इसके बाद उसने अपनी यहाँ जो सरजमीन किराए पर लेके वहाँ से हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसके वो उधर से भी मुँह की खानी पड़ी। तो बहरहाल उनको ये पता चल गया, उनके लिए एक बड़ा लम्हा फिक्री है इन दोनों ममालिक के लिए, बल्कि दीगर ममालिक के लिए, कि पाकिस्तान ने जो अपनी स्ट्रैटेजिक डिवीज़न, जो अपने आर्म फोर्सेस वगैरह को जो रीस्ट्रक्चरिंग की है, जो जिस तरह जो नया ढांचा बनाया, तो इनके लिए ये बड़ा एक लम्हा फिक्री है कि क्या किस तरह वो करेंगे, किस तरह फोर्सेस वगैरह करेंगे, क्योंकि भारत को पता चल गया कि उनके 29 मुकामात पर सिर्फ चंद मिनट्स में जो जिस तरह हमला किया गया, उनके सारा यानी कम्युनिकेशन सिस्टम भी बंद कर दिया गया, उनके अटैक किया गया जहां वो थे। उन्होंने तो मस्जिद और लोगों के घरों पर किया था अटैक, तो इन्होंने बिल्कुल सही नाप तोल के किया कि वहाँ लोगों को सुबह होने पर पता चला कि क्या हो गया इंडिया के साथ। तो यहाँ तो वो तो सिर्फ मीडिया के ज़रिए हमला करते रहे पाकिस्तान पर, रात भर लोग भी हंसते रहे कि सारी दुनिया भर हंसती रही। और अब ये सारा चीज़ें सिर्फ मोदी अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए, अपना इलेक्शन जीतने के लिए अपना पूरा मुल्क भी दाव पर लगवा दिया, अवाम को भी दाव पर लगाया हुआ है, तो इसलिए वो खित्ते में अमन नहीं चाहता। और हमेशा से इस तरह उसने कहा कि जी मैं एक बड़ा क्या कहते हैं ताकतवर हूँ, और ये इस तरह चीज़ें जिस तरह लोगों को लूट मार करते रहे, और इसमें अपने आप को बताते रहे कि मैं जी इसमें IT में भी IT वैली और इस तरह जो जिस तरह के नारे लगाते रहे, वो सारे झूठे साबित कर दिए पाकिस्तान ने सिर्फ चंद सेकंड्स में। तो अब भी इससे जो फोर्सेस ने अपना आपको किया है, अपग्रेड किया है, तो वो भी अब भी तैयार हैं, जो भी करेगा उसको दांत खट्टे करे जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। खालिद साहब, आप क्या देख रहे हैं CDF की तैनाती के बाद आने वाले दिनों में दिफाई सलाहियत में क्या तब्दीली देख रहे हैं, क्या मज़ीद इजाफा देख रहे हैं? देखिए, 50 साल बाद जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है, उस अदारे की जो है वो तश्कील नो की गई है और आइन के अंदर इस हवाले से तरमीम जो है वो की गई है।
आप जानते हैं कि सबसे पहले 1976 में जो है वो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है वो जो है वो आइन के तहत बनाई गई, और इसका मकसद जो उस वक्त 1971 की सॉरी खालिद साहब, जुल्फकार भुट्टो ने एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत बनाई थी, ये आइन के तहत नहीं बनी थी। CJSC चीफ मार्शल जुल्फकार को उन्होंने पहला इसका CJSC का हेड बनाया था, ये एग्जेक्टिव ऑर्डर था भुट्टो का। अच्छा किया आपने तस्दीक कर दी, लेकिन ये 1976 में ही कायम हुई थी, और इसका मकसद ये था कि 71 की जंग के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई उसको उस वक्त के तकाज़ों के मुताबिक, उस वक्त के हालात के मुताबिक आहंग बनाने के लिए ये अदारा कायम किया गया। और अब देखिए कि 50 साल बाद, और ख़ास तौर पर पाक भारत जंग के बाद, जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया को ज़िल्लत अमेज़ जो है वो शिकस्त दी, उसके बाद इस जंग के अंदर भी अगर आप देखें तो तकनीक है अब वो बदल गई है, उसमें एक जिद्दत आ गई है, और नई जो है वो सूरत हाल के मुताबिक जो है हालात को आहंग करने के लिए और जंगी सूरत हाल के अंदर जो है बेहतर फैसला साजी के लिए जो है ये अदारा जो है ये तश्कील दिया गया है। और इसमें देखिए कि हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं और फील्ड मार्शल आर्मी चीफ सईद आसम मुनीर ने जो पैगाम दिया है वो वाज़े कर दिया है, भारत को भी पैगाम दिया है, अफ़गानिस्तान को भी पैगाम दिया है। अफ़गानिस्तान की अफ़गान अबूरी जो वहाँ पर रजीम है उसको भी पैगाम दिया है कि आपको अब फैसला करना होगा कि आप फितनतुल ख़वारिज के साथ हैं या आप जो हैं वो पाकिस्तान के साथ हैं। एक ऑप्शन जो है वो आपको अडाप्ट करना होगी, और इसी तरह जो है वो इंडिया को भी इसी तरह सख्त पैगाम जो है वो दिया गया, क्योंकि इस वक्त जो फैसल हुसैन जो बात कर रहे थे कि प्रॉक्सी के तौर पर जिस तरह भारत जो है वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहा है, इससे मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को जो है वो ख़तरात हैं, क्योंकि ये जो प्रॉक्सी के ज़रिए ये जो जंग भारत इस वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ रहा है, ये जो है इस पर कुछ ज़्यादा लागत भी उस तरह नहीं आती जिस तरह दूसरी जंग में आती है। तो इसको शायद इस वजह से हमारे जो फील्ड मार्शल हैं, आर्मी चीफ हैं, जो हैं वो CDF के जो सरबराह हैं, अब वो मैं समझता हूँ कि ये आने वाले वक्त में जो पाकिस्तान को ख़तरात दरपेश आने वाले हैं इस हवाले से उनको जो है वो जानते हैं। इस वजह से जो है वो आगे चलकर इन ख़तरात पर काबू पाने के लिए और बर वक्त फैसला साजी के लिए ये अदारा जो है वो तश्कील दिया गया है। और देखिए इसमें कुछ हमारे सोशल मीडिया के अंदर भी जिस तरह जो है वो क्या सराहियाँ की गई और जिस तरह बहस मुबासा किया गया वो भी शायद जो है वो मुनासिब नहीं था, और उसका भी जवाब जो है वो सबको मिल चुका है। और देखिए अगर ये सारा कुछ नहीं होना था तो फिर तरमीम जो है वो आइन के अंदर कैसे हो गई, और तरमीम होने का मतलब ये है कि ये तमाम जो हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातें हैं वो इस हवाले से अफवाज पाकिस्तान के साथ एक पेज पर थी। बिल्कुल ऐसे ही खालिद साहब एक पेज पर हैं, और उनको वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया गया है कि अब अगर कोई कोशिश की गई जारियत की तो शदीद और बर्क रफ्तार जवाब होगा। प्रोग्राम पे यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मुल्की सियासत में हंगामा आराई में शिद्दत आ चुकी है, हुकूमत और तहरीक इंसाफ में शदीद तनाज़ा शुरू हो गया है। हम सवाल ये उठा रहे हैं कि आइंदा सियासी हालात क्या रुख इख्तियार करेंगे, एक्सपर्ट्स की राय जानेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो बात करेंगे हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त कर दिया है, बानी से मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है और अडियाला जेल के बाहर सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई है। तहरीक इंसाफ के 132 रहनुमाओं के नाम ECL में भी डाल दिए गए हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर को पार्टी का चेयरमैन भी तस्लीम करने से साफ इनकार कर दिया है। अयाज साहब क्या कहते हैं, आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं सियासी मंजरनामा? देखिए सियासी मंजरनामा तो ये काफ़ी अरसे से हम यही देख रहे हैं, मतलब ये PTI के खिलाफ ही सारा कुछ हो रहा है। अब चूंकि एक मुलाकात इतने अरसे बाद हुई थी, उसके बाद एक बहाना मिल गया कि जी मुलाकातों पे पाबंदी लगा दें, देखते हैं कितनी देर ये पाबंदी बरकरार रह सकती है। अब हुकूमती अरकान बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि जी PTI को शायद ख़त्म कर दिया जाएगा, ये मुक जाएगी। को PTI पे पाबंदी की बातें भी हो रही हैं, तो PTI पे पाबंदी की बातों की मुझे समझ नहीं आ रही
कि वो इलेक्शन कमीशन उसको बतौर जमात तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। तो जब वो पार्टी नहीं है तो उस पर पाबंदी लगाने का आपको क्या फ़ायदा होगा, मुझे ये भी समझ नहीं आ रही। एक चीज़ अलबत्ता है, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, ये एक दूसरे की स्ट्रेंथ होती हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे की स्ट्रेंथ होती है। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खुद साख्ता जलावतनी हुई ना उनकी, तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ख़त्म हो गई थी। तो अब इसी तरह ये जो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी और PMLN, इनके लिए बहुत बड़ा सहारा PTI मौजूद है, क्योंकि PTI एक ऐसी पार्टी है जिसकी वजह से इनकी भी रोजी रोटी चल रही है। सही। जिस दिन ये इसमें कामयाब हो गए कि PTI को किसी तरीके से बिल्कुल ही बर्बाद करने में कामयाब हो गए, उस दिन से इनका भी काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। ये मेरी राय है, आप इससे इख्तलाफ कर सकती हैं और आपने करना है, मुझे पता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये बड़ा जरूरी होता है। एक पॉलिटिकल फोर्स के लिए दूसरी पॉलिटिकल फोर्स का स्ट्रांग होना बड़ा जरूरी होता है। बहरहाल बाकी मर्जी। आमिर साहब क्या कहेंगे, हुकूमत की जानिब से मशवरा दिया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ बानी के बयानिए से अलग हो जाएं। देखें, जब DGISPR ने कहा कि इमरान खान का जो बयानिया है वो फौज और अवाम में दरार डालने वाला है, तो बात तो ओपन हो गई। लेकिन आज खुद बैरिस्टर गौहर ने अभी असम्बली में भी बात की और पहले भी बात की, और फिर स्पीकर ने ऑफर कर दी कि मैं तैयार हूं बातचीत के लिए, जितनी मर्जी सख्ती हो जाए। असल बात यह है कि इमरान खान को तो समझ नहीं आ रही। बेशक वो पार्टी के सरबराह हैं, बयानिया उनका चलता है, नाम भी उनका है, वोट भी उनका लेते हैं, लेकिन वो जिस तरीके से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ मुसलसल एक बयानिया लेके चल रहे हैं। फिर उनकी बहन की जो मुलाकात हुई थी वो इस यकीन दहानी पे हुई थी कि वो इसको सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको खुल के किया गया। अब भी अगर ये 3-4 बड़े सियासतदान PTI के अपने अगर चाहें स्पीकर के जरिए, मेरा ख्याल है कि ये वो गारंटी दें जैसे एफिडेविट इससे लिया जाता था आदम नज़ीर तारड़ से, और महीने में एक मुलाकात नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में होती थी 1 घंटे की, कि बाहर जाके आप सियासी बयान नहीं देंगे। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो ये रोना पीटना पड़ा हुआ है जी, हम भी कहते हैं कि मुलाकात होनी चाहिए, लेकिन अब तो सारी चीजें पब्लिक हो गई है ना, कि कोई चीज छुपी नहीं हुई कि PTI के साथ वो कुछ हो रहा है जो इन्होंने किया था। अब इस पे भी बहस कर सकते हैं कि जी ये उन्होंने गलत किया था तो आप भी गलत कर रहे हैं, कर वही रहे हैं जिन्होंने पहले भी किया था, आप भी किया था, और वो बबांगे दोहल कह रहे हैं कि आप रियासत के साथ लड़ेंगे तो जवाब आपको मिलेगा। अगर सियासतदानों से आपने कलाम नहीं करना, असेंबली में बैरिस्टर गौर ने किया ना बात, उनको ये चाहे इलेक्शन कमीशन ना माने, लेकिन PTI डीनोटिफाई नहीं कर सकती एज चेयरमैन, क्योंकि उनकी पार्टी का जो थोड़ा बहुत वजूद है वो उनके नाम पे है। सेक्रेटरी जनरल तो जो हैं, जो नामजद हैं, उनका तो कहीं कोई नोटिफिकेशन नहीं है। सलमा अकरम राजा जो इनको इमरान खान ने पार्टी सौंप दी है, सियासतदानों को हटा के, होश के नाखुन सियासतदानों को लेने। आप PMLN और पीपल्स पार्टी को जितनी मर्जी नसीहतें करें, ये एक दूसरे को नाकाम करके इकट्ठे होके COD करके आए बैठे हैं। आज नुसरत जावेद ने भी लिखा, सोहेल वड़ाइच ने भी यही बात लिखी जो अयाज साहब कह रहे थे कि सब एक दूसरे को रास्ता दे, लेकिन रियासत के ऊपर तो किसी का रास्ता नहीं है ना। सियासतदानों को समझना चाहिए कि पाकिस्तान से ऊपर ना समझे अपने आप को, इसके अंदर रह के इसी एम्बिट में सियासत करनी है तो रास्ता बनाए। बिल्कुल, रियासत को मुकद्दम रखना चाहिए। फैसल साहब, आपके कहते हैं हुकूमत ने PTI के गिर्द शिकंजा मजीद सख्त कर दिया है, मुलाकातें भी बंद कर दी गई हैं, क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में सियासत किस रुख जा रही है? ये बात यह है कि तहरीक इंसाफ का जो सबसे बड़ा खौफ क्या है कि वो बयानिया बनाने की मास्टर है, बयानिया मास्टर है। सही। वो किसी भी बात पे अपनी मर्जी का बयानिया जो है पूरी शिद्दत के साथ जो है वो बना लेती है, और लोग उसको, आम आदमी उसको जो है ना ओन कर लेता है। अच्छा, बयानिया कहाँ बनाते हैं? सोशल मीडिया पे बनाते हैं। तो जो उसके मुखालफीन है, जिनमें नंबर 1 पे मुस्लिम लीग नून है, उसको कहाँ पे मुकाबला करना है? सोशल मीडिया पे करना है, और करना चाहिए। इस वक्त सूरत हाल ये है, अगर आप सोशल मीडिया ख़ासतौर पे X और फेसबुक को अगर आप देख रही हैं, इस वक्त मुस्लिम लीग के अंदर घमसान का रन पड़ा हुआ है, और वो एक दूसरे से आपस में लड़ रहे हैं। और मुस्लिम लीग के जो इस वक्त ट्रेंड बन रहे हैं वो एक दूसरे के खिलाफ बन रहे हैं। सही। तहरीक इंसाफ के खिलाफ नहीं बना रहे, एक दूसरे के खिलाफ बना रहे हैं। एक को जो है वो अता तारड़ साहब लीड कर रहे हैं, एक को जो है वो अफसार आलम साहब लीड कर रहे हैं, और दोनों एक दूसरे के खिलाफ जो है वो इस वक्त जो है X पे जो है वो घमसान का रन पड़ा हुआ है। तो भाई तहरीक इंसाफ से आप शिकवा क्या कर रहे हो? आप बनाओ ना बयानिया, आप करो ना मुकाबला। देखिए, आपको तो आपस की जो है वो इस वक्त लड़ाई से
आपके अंदर जो एहलियत है वो खत्म करो, आप भी ना बनाओ, हमारी भी जान छुटे और आप भी ना करो, और आपस में एक दूसरे से इस वक्त लड़ने में लगे। बिल्कुल ऐसे ही। इंटरेस्टिंग बात ये कि मैंने नाल सुहेल लड़ाइश का आर्टिकल देखा ना नुसरत जावेद साहब का, लेकिन मुझे खुशी हुई कि कुछ और लोग भी इस तरह से सोचते हैं। सही। खालिद साहब, आप क्या समझते हैं, फैसलवाड़ा की जानिब से भी पीटीआई को लेकर सख्त पैगाम सामने आया है, क्या कहेंगे? देखिए, जो आमिर अली असराना ने बात की कि स्पीकर कौमी असम्बली ने आज भी बात की, आपको याद होगा कि चंद रोज़ पहले NDU में जो है वो तमाम पार्टियों के लोग और तमाम मकातब फ़िक्र के लोग वहाँ पर गए थे, जिनमें PTI के लोग भी गए जी। और वहाँ पर एक PTI के एक MNA थे बक्कर से, आमिर लियाज साहब के अपने ज़िला से, मस्ती खेल ने वहाँ पर सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी को सवाल किया कि आप तो मफाहमत के बादशाह हैं, तो फिर आप इस वक्त मफाहमत के लिए कोई करदार क्यों अदा नहीं करते? कदर कलामी की माजरत, इलियास साहब आपसे भी माजरत, आपका मौक़िफ़ नहीं है, आपके प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।